गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे अपनी नई आवाज़ और धनक का वन शॉट रिवीजन। ठीक है, 17 तारीख को आप लोग का एग्ज़ाम है, 17 मार्च को। तो उससे पहले 16 मार्च को रात में आपके लिए टाइम एक डिसाइड किया जाएगा। उसमें आपका लाइव डाउट सेशन रखा जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको जो भी डाउट्स हैं वहाँ आपके क्लियर किए जाएंगे। बाकी हम जो वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं, इसमें नई आवाज़ और धनक दोनों का पढ़ेंगे। देखिए, हो सकता है ये आपका पार्ट 1 हो, क्योंकि इसके बाद जितना ज़्यादा आपके मतलब जैसे अगर लेंथ ज़्यादा हो गई तो इसका हम पार्ट 2 भी बना देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, शायर के बारे में या सवाल जवाब या आपका चैप्टर, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ग्रामर भी हम साथ के साथ ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बच्चे काफ़ी पूछते हैं कि मैम ग्रामर का क्या रहेगा। तो ग्रामर की वन शॉट अलग से नहीं बनेगी, ग्रामर भी इसी में ही इंक्लूड है। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, आप सबके पास अपनी अपनी बुक्स होंगी। अगर हैं तो आप लोग बुक को खोलिए और मैं आपको कुछ बात बताती हूँ, वो आप देख लीजिए। देखिए, जो आपकी नई आवाज़ बुक है, इसमें 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा नस्र है, एक हिस्सा नज़्म है। ठीक है, नस्र में आपका जापान, बड़े बोल का सर नीचा और एक गधे की सरगुज़िश्त, ये 3 चैप्टर नहीं आ रहे हैं, तो ये 3 चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे, बाकी के सारे चैप्टर हम पढ़ेंगे। अगर हम हिस्सा नज़्म की बात करें तो रुबाइयाँ और फूल माला, जो कि आपकी एक नज़्म है, नहीं आ रही है, ये हम नहीं पढ़ेंगे। परछाइयाँ और अपने घर का हाल, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आप लोग को पहले ही पढ़ा रखी हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात कर लें धनक की, तो धनक में आपके 3 सवाल जो है वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद डिप्टी नज़ीर अहमद का जो इक़्तिबास है उसे पढ़ेंगे, मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग ने लिखा है। ठीक है, इसके बाद इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, इसको पढ़ेंगे। चच्ची पढ़ेंगे। ठीक है, हबीब तनवीर को पढ़ेंगे। और उसके बाद दरियाए हबीब जो है, ठीक है, सौर्य आबिद हुसैन का। और इसके बाद हज़रत आयशा की सीरत पढ़ेंगे। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ेंगे। तो कुछ चीज़ें जो आपको पढ़नी है वो हम देखेंगे। ये धनक आपका चैप्टर है इसमें से। ठीक है, यानी अकल बढ़िया भैंस, बूढ़ी काकी, है ना, सिर्फ सफ़न शकन करके कुछ है, एक बंटी या बटेर समथिंग है कुछ, यहाँ पे मेरे ख्याल में मिसप्रिंट है। ठीक है, और चिड़िया चिड़े की कहानी, ये 3-4 चीज़ें मिर्ज़ा गालिब, ये हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक, अब मुझे लगता है इतने सारे टॉपिक्स एक वीडियो में कवर नहीं होंगे, तो इसकी आपकी 2 वीडियो बनेगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो है मेघालय, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुख्तसर अफ़साना या मुख्तसर मज़मून किसे कहा जाता है। तो देखिए, आपका ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई मुख्तसर मज़मून किसे कहा जाता है, क्या होता है। तो इसकी इब्तिदा जो है सर सैयद ने की थी। ठीक है, मुख्तसर मज़मून का असल मतलब होता है कि बहुत छोटा सा कोई एक टॉपिक पे लिखना। ठीक है, और ऐसे लिखना कि उससे आपको कुछ समझ मिले, कोई सीख मिले। ठीक है, और सर सैयद के बाद हाली शिबली, मोहम्मद हसन आज़ाद, नज़ीर अहमद, इन लोगों ने भी इस पे लिखना शुरू किया था। ठीक है, कहते हैं जो मुख्तसर मज़मून है, ये भी क्या है, इंशाइया की ही एक शक्ल है। ठीक है, बस फ़र्क ये है, मज़मून में सीधी सीधी बात कह दी जाती है, जबकि इंशाइया में तंज़ो मज़ाह के साथ बात की जाती है, थोड़ा हंसी मजाक को लिया जाता है। अब यहाँ आपका पहला सवाल बनता है कि मेघालय सूबा किस तरह तश्कील दिया गया, यानी जो मेघालय का सूबा है वो कैसे बना। ठीक है, तो कहते हैं असम का जो जुनूबी हिस्सा था, गारो और खासी और जैंतिया, इन सब के इलाक़ों को अलग अलग करके क्या कर दिया गया, मेघालय सूबा बनाया गया। मेघालय की खूबसूरत सूबा क्यों कहा जाता है, मेघालय को एक अच्छा खूबसूरत सूबा क्यों कहा जाता है, उसके पीछे क्या वजह है। तो आपको पता है वहाँ पे बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं, है ना, घाटियाँ हैं, खाइयाँ हैं। ठीक है, तो नदियाँ निकल रही हैं वहाँ से, तो इसलिए इसे खूबसूरत सूबा कहा जाता है। अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन ही कई बार रिपीट होते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अब देखिए लिखा है इस सूबे का नाम मेघालय क्यों रखा गया। तो मेघालय का मतलब होता है मेघालय, यानी हिंदी लफ्ज़ है बादलों का घर। ठीक है, और यहाँ इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, तो ऐसा लगता है बादल जो हैं वो हमारे सर के ऊपर ही हैं, तो ये बादल से ढका होने की वजह से इसे मेघालय कहा गया है। अगला लिखा है मेघालय की राजधानी का नाम शिलोंग किस मुनासबत से रखा गया था। तो यहाँ के एक देवता थे, उनकी मुनासबत से रखा गया था। अब यहाँ लिखते हैं मेघालय में कौन कौन से कबीले आबाद है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई मरतबा पूछा गया है, तो आप बताइएगा कि गारो और खासी है। ठीक है, मेघालय के किन खास रस्म व रवाज कौन से हैं वो आपको बताना है। तो ख़ास रस्म व रवाज आप बता सकते हैं कि किस तरह से लड़का और लड़की की शादी होती है, यही एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वहाँ का, तो आप इसे देख लीजिएगा।
ठीक है। अब रही बात ग्रामर की, तो देखिए ग्रामर में जनरली आपके मुहावरे आते हैं और मुहावरे सारे के सारे आपके इसी किताब से आते हैं। ठीक है, ये जो आपका बुक वर्क यहाँ लिखा हुआ है ना, ज़बान व कवायद, इसी से ही आपके सारे मुहावरे आते हैं। तो आपको इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक भी क्वेश्चन आपका जो मैं पीडीएफ दे रही हूँ इसके बाहर से नहीं आने वाला है। ठीक है, हाँ ऐसे और एप्लीकेशन आपके पूछे जाते हैं, क्योंकि जो ये नई आवाज़ किताब है उर्दू कोर की है ना, तो इसमें आपसे पूछे जाते हैं कि भाई एप्लीकेशन और ऐसे लिखिए। आजकल एप्लीकेशन थोड़े अलग आ रहे हैं, तो जो मैंने एप्लीकेशन और ऐसे वाली प्लेलिस्ट बनाई है आप उसे जाके देख सकते हैं। उसमें आपको हर तरह के ऐसे और एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, कैसे लिखना है ये पैटर्न भी मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है, तो वो वहाँ आप देख लीजिएगा। अब ग्रामर में जुमले वगैरह जो आते हैं, वाहिद जमा आते हैं या फिर आपके मुहावरे आते हैं, तो वो सब इसी किताब से आएंगे। ठीक है, तो कदीम और जदीद किसे कहा जाता है, रस्म और रवाज क्या है, तो ये आपके क्या है, ये लफ्ज़ है जिन्हें आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके बाद ये हो सकता है इस तरह से खाली जगह आपसे पूछ ली जाए, लेकिन ये बहुत ईजी है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे पूछी जाएगी। अगला चैप्टर आपका दावत है, जो कि इंशाइया है। अभी आपने पढ़ा मज़मून किसे कहा जाता है, मज़मून मतलब कि छोटी छोटी बात कह दी। ठीक है, लेकिन इंशाइया में वही छोटी छोटी बात हमें हंसी मजाक में कहनी होती है। तो हो सकता है भाई आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इंशाइया पे एक छोटा सा नोट लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए इंशाइया क्या है ना, इंशाइया लफ्ज़ कैसे बना है ये आपको पता होना चाहिए। इब्तिदा में इंशाइया किसने लिखा है ना, इंशाइया में किस तरह से हंसी मजाक में बात कही जाती है। इंशाइया के इब्तिदाई नमूने सर सैयद की तहज़ीबुल अखलाक में देखने को मिलते हैं, है ना। उसके बाद अवध पंच और मखज़न में भी देखने को मिलते हैं। अब हम रशीद अहमद सिद्दीकी की बात करें, देखिए अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि आप लोग के राइटर वगैरह पूछे गए हों, लेकिन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपको क्या करना है, ये 3-4 कॉलम बना लेने हैं। सबसे पहले आपको नाम याद करना है। ठीक है, इसके बाद DOB यानी डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद DOD यानी डेट ऑफ डेथ। साथ में प्लेस भी रखना है, कब और कहाँ पैदा हुए, कब और कहाँ मरे। ठीक है, इसके बाद जो उन्होंने किताबें लिखी, कौन सी उन्होंने किताबें लिखी हैं, ठीक है, इसको आपको करना है। तो ये ऐसे आप सबका लिख सकते हैं। और देखिए फिर पढ़ने का शौक़ उन्हें शुरू से था, बहुत काबिल थे, बहुत अच्छे थे, उर्दू अरबी फ़ारसी बहुत अच्छी आती थी, है ना। ये एक सबके साथ नॉर्मल सी बात है, सबको आती है। ठीक है, तो ये आप बातें बाकी ऐसे बना सकते हैं। और इन्होंने जो किताबें लिखी है ना, मेन चीज़ होती है ये कि इन्होंने क्या किताबें लिखी हैं, या इन्होंने कोई योगदान दिया, जिसे कहते हैं ना कोई खिदमत अंजाम दी हो, कोई दुनिया से हट के काम किया हो, तो उसको यहाँ आपको बताना होता है। ठीक है, अब आपको क्या है, दावत की बात हो रही है, तो पहला जो सवाल यहाँ आपको दिया गया है, दावत में जाने और ना जाने दोनों के मुताल्लिक़ मुसन्निफ़ का क्या ख़्याल है। तो कहते हैं अगर चले जाओ तो ये कहा जाता है अरे देखो हर वक्त आ जाता है ना। और अगर ना जाओ तो ये कहा जाता है देखो गुरूर में मुब्तला है, आना ही नहीं चाहता। तो अगला सवाल देखिए, लिखा है मुसन्निफ़ ने पहली दावत का नक्शा कैसा खींचा है। तो वो जहाँ पे पहली दावत में गए थे, सबको बुलाया गया था, फ़र्श पर दस्तरख़्वान लगा दिया गया था, है ना, भिश्ती पानी पिला रहा था, तो वो नक्शा उन्होंने यहाँ खींचा है। अगला सवाल देखिए, लिखा है मुसन्निफ़ ने एक मुअज़्ज़ज़ और दौलतमंद तरीन साहब की दावत के मुतालिक क्या ख़्याल बताया है। तो यहाँ उनके मुतालिक क्या ख़्याल था वो भी आप देख लीजिएगा कि भाई बढ़िया बढ़िया आपके बर्तन थे और चीज़ें थी बढ़िया बढ़िया, है ना, कि खाते हुए भी शर्मिंदा हो जाएं हम लोग। अब यहाँ लिखते हैं, देखिए कौरमे से मुतालिक मुसन्निफ़ ने क्या मज़ा पैदा किया है। तो आप ये भी कर लीजिएगा कि उन्होंने किस तरह से बताया है कि कौरमा कैसे बनाया जाता है, किस तरह से टेस्टी होता है कौरमा, कैसे लोगों को पसंद आता है। इस तरह के वैसे क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं पूछे जाते इतने बड़े बड़े। ठीक है, तो नॉर्मल आपके क्वेश्चन होते हैं या ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप कर पाएँ। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है ना, मुसन्निफ़ ने दावत में बदतमीज़ी के साथ खाना खाने की क्या तस्वीर पेश की है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसे आप बना के खुद से कर सकते हैं कि मुँह से चपड़ चपड़ आवाज़ निकालते हैं, है ना, उंगलियाँ पूरी सांडल में डिबोल देते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आसान चीज़ है, इसे आप कर पाएंगे। ठीक, अब अगला टॉपिक जो है वो आपका अफसाना है, गाँव की लाज। ठीक है, तो अब अफसाना किसे कहा जाता है। देखिए अफसाने की भी प्रॉपर तारीफ़ किसी ने नहीं की है, बस ये कहा जाता है अफसाना बहुत छोटा होता है, एक ही नशिस्त में पढ़ लिया जाता है, हमारी ज़िंदगी के करीब होता है, इसमें किरदारों की तादाद कम होती है। देखिए जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना, अगर इसके ही आप छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो आपको पेपर में बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है, रही बात कि मैम PDF दे दीजिए, तो बेटा ये PDF देना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, समझा करें आप लोग बात, है ना, हर चीज़ यूँ ही नहीं दे दी जाती, तो इसलिए PDF तो आपको नहीं मिल सकता। आप इसी से ही अपने नोट्स बनाएं और बार बार मैम PDF दे दीजिए, मैम PDF दे दीजिए। तो अगर आप इस तरह से ये मैसेजेस करेंगे तो पता है आपके जो काम के मैसेज है ना वो भी मैं इग्नोर कर दूंगी, क्योंकि मुझे लगेगा शायद फिर से वही मैसेज होंगे, मैम PDF दे दीजिए, मैम PDF दे दीजिए।
ठीक है, तो चीज़ों को समझिए आप लोग। चलिए आगे आ जाते हैं। तो अफसाना किसे कहा जाता है पता चल गया। सबसे पहले उर्दू का बाकायदा अफसाना निगार प्रेमचंद को ही माना जाता है। ठीक, यहाँ हम अली अब्बास हुसैनी साहब के बारे में पढ़ लें। तो अब आपको क्या करना है, सेम वही जो मैंने आपको बताया था ना, एक कॉपी पे इस तरह से आपको कॉलम बना लेने हैं। और अब जैसे आपने पहले रशीद अहमद सिद्दीकी का लिख लिया, उनका कहाँ पैदा हुए लिख लिया, कब और कहाँ वफ़ात पाई, कौन कौन सी उन्होंने किताबें लिखी, ये नंबर 1 हो गया। अब ऐसे ही नंबर 2 में अब आप क्या कर लीजिए, अली अब्बास हुसैनी साहब के बारे में लिख लीजिए, कब और कहाँ पैदा हुए, कब और कहाँ वफ़ात पाई, कौन कौन सी किताबें लिखी। या फिर यहाँ पे एक स्पेशल कॉलम और बना लीजिए कि अगर उन्होंने कुछ स्पेशलिटी की है, कुछ इंपॉर्टेंट काम किया है तो उसे लिख लीजिए। ठीक है, आगे आ जाइए। ये देखिए जैसे उनकी किताबों के ये लिखा है ना, उन्होंने जो जो अफसाने लिखे, अफसानों मजमे लिखे, या जो उन्होंने नावल लिखी, तो ये सब चीज़ें। ठीक है, गाँव की लाज जो है ये इनका बहुत अच्छा एक अफसाना है, जिसमें 2 लोगों को दिखाया गया है ना, और उन पे हर वक्त लड़ाई रहती है, लेकिन जब बेटी की शादी की बारी आती है तो दोनों लोग एक हो जाते हैं। तो उसी चीज़ को बताया कि गाँव की लाज किस तरह से बचाई जाती है। ठीक है, विदेशी राज ने उमराव सिंह और ख़ान साहब को किस खिताब से नवाजा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। तो किस किस खिताब से नवाजा गया था उन्हें। ठीक है, अब देखिए उमराव को तो राय साहब से नवाजा था, और इनको किससे नवाजा था, खान साहब से। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ देखिए आपको लिखा है अगला सवाल, राय साहब और खान साहब में रंजिश क्यों हो गई थी। तो रंजिश इसलिए हो गई थी क्योंकि दोनों जो थे वो भाई साहिब हैसियत थे, और दोनों के पास ज़मीन जायदाद थी, लेकिन बारिश की वजह से जो मेंढ होती है ना, जो बीच में बनाई जाती है, रास्ता होता है जिसका, है ना, कि इधर का आपका हिस्सा है, इधर का मेरा हिस्सा है, और बीच में निकलने के लिए एक पतला सा रास्ता, वो खिसक गया था, जिसमें दोनों में लड़ाई शुरू हो गई थी कि गड़िया हमारी है, और कहते थे गड़िया हमारी है। अगला सवाल देखिए लिखा है, राय साहब महतू गड़िया का मुकदमा क्यों हार गए थे। अब बताइए, जो राय साहब थे वो गड़िया का मुकदमा क्यों हार गए थे। तो इसलिए हार गए थे क्योंकि जब पता चला था तो ये साबित हो गया था कि जो गड़िया है वो खान साहब की है। ठीक है, इसलिए वो हार गए थे गड़िया का मुकदमा। आगे देखिए लिखा है, हिम्मत राय ने राय साहब को क्या खबर सुनाई थी। तो उन्होंने यही सुनाई थी कि उनकी शादी जो है, खान साहब की बेटी की बारात जो है दरवाजे से वापस जा रही है। अगला सवाल देखिए, बारात क्यों वापस जा रही थी। तो निकाह महर का जो पैसा होता है उस पर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था कि महर की रकम कितनी रखी जाए। अगला सवाल देखिए लिखा है, इस कहानी में राय साहब ने क्या किरदार अदा किया। तो राय साहब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। उन्होंने गांव की लाज बचाई है ना, तमाम लड़ाई झगड़े होने के बावजूद बारात को वापस जाने से रोक लिया था उन्होंने, और उस लड़की की अच्छे से शादी करा के उसे रुखसत किया था। ठीक है, अब यहाँ पे कुमार गंधर्व के बारे में नहीं पूछा जाता है, तो इन्हें आप मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। ये लता मंगेशकर वाला आपका चैप्टर है। तो हाँ, ये सवालात जो हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ लीजिएगा। छोटे छोटे जितने सवाल हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। बड़े सवालों में वो सवाल इंपॉर्टेंट है जो आप आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, लता मंगेशकर के गीत का मुसन्निफ पर क्या असर पड़ा था। तो क्या था, उनके कानों में रस घुल गया था। अगला सवाल, मुसन्निफ ने किस गुलकारा को लता मंगेशकर का मवाजना किया यानी तुलना की है दोनों की। ठीक है, तो नूरजहाँ से उनकी तुलना की है। आगे आ जाइए, कंपैरिजन लाइक। अब लिखते हैं, लता की मकबूलियत का राज क्या था। तो उनकी मकबूलियत का राज ये था कि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। ठीक है, और दूसरी चीज़ उनका तलफ़ुज़ बहुत प्यारा था। आगे आ जाइए, अगला सवाल लिखा है, लता के गीतों में 2 लफ्ज़ों के बीच का फासला किस तरह भर जाता है। तो वो उसको इतने अच्छे से तरन्नुम के साथ गाती हैं, है ना, कि उनके जो अगर गैप है, कुछ सांस लेते हैं जैसे, तो वो गैप बहुत अच्छे से फिल हो जाता है। अगला सवाल देखिए लिखा है, लता के गाए हुए गीतों में कौन सी बात आसान और फितरी मालूम होती है। तो वो ना बहुत मतलब रिलैक्स होके गाती हैं। ठीक है, उनके बीच का जो फासला है वो तरन्नुम से भर दिया जाता है। ठीक है, और ऐसा महसूस होता है कि जैसे गाना जो है वो बहुत फितरी है। ठीक है, बाकी देखिए आंसर यहाँ सामने लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगला सवाल देखिए लिखा है, फिल्मी संगीत में कौन से लोक गीतों से फ़ायदा उठाते हैं। तो कौन कौन से लोकगीत उठाए जाते हैं, जैसे आपको पता है राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली, ये लोकगीत बहुत फेमस हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके मुहावरे आ गए हैं। ठीक है, रस घोलना, तूती बोलना, सर धुनना, मैदान में आना। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, ये मुहावरे हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम में यहीं से ही पूछे जाते हैं। पिछली बार एक मुहावरा आपसे पूछा गया था, मुंह से चटर चटर की आवाज़ निकालना, नहीं, मुंह से शायद जूतियाँ चटकाना, है ना।
मुंह से जूती चटकाने का मतलब क्या होता है कि मुंह से चटर चटर की आवाज़ निकालना। लोग खाते टाइम अजीब से चप 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 करके आवाज़ें निकालते हैं, तो वो भी आपकी किताब से ही लिया गया था। जबकि मैं जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा रही थी तो मैं काफ़ी परेशान हुई कि मुझे उसका मीनिंग ही नहीं मिल पा रहा था, है ना। तो अभी जब मैंने उस दिन पढ़ा तो मुझे उस वो मुहावरा वहाँ मिला। तो इसका मतलब ये है कि एक भी ग्रामर वर्क आपकी किताब से बाहर नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा। ग्रामर भी मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि एसईओ और एप्लीकेशन के अलावा बाकी आपकी ये सारी किताब से ही पूछा जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आपका जापान जो है वो नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे आपका एक मज़ाहिया मजमून है जिसका नाम है चचा छुक्कन ने ख़त लिखाया, ठीक है। तो सैयद इम्तियाज़ अली ताज के बारे में आप लोग सेम वैसे ही कीजिएगा जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। कब कहाँ पैदा हुए, क्या क्या किया, ये कर लीजिएगा। इसके बाद अब देखें यहाँ लिखा है चच्ची को दावत पर किसने मदऊ किया था, तो मुनसरिम साहिबा की बीवी ने किया था, ठीक है। आगे देखिए लिखा है ख़त किसका था और उस पर क्या लिखा हुआ था, उनकी बीवी का ख़त था, ठीक है। और उन्होंने क्या लिखा था कि रात को खाने पर आना है। चच्ची चचा छुक्कन पर क्यों नाराज़ हो गए, तो क्यों नाराज़ हो गई थी, क्योंकि वो उसका जवाब ही नहीं लिख पा रहे थे, बार बार उनसे सवाल पूछे जा रहे थे। अगला सवाल देखिए, कलम देखकर चचा छुक्कन क्यों खफा हो गए थे, क्योंकि उस कलम की जो निब होती है ना आगे की नोक वो नहीं थी, इसलिए वो खफा हो गए थे। अगला सवाल, ख़त का जवाब लिखने में ताख़ीर क्यों हुई, ताख़ीर मतलब देर, है ना। तो देर क्यों हुई, तो देर इसलिए हो गई थी क्योंकि सामान ही नहीं मिल पा रहा था। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है, चचा छुक्कन ने ख़त के जवाब लिखने में क्या क्या ज़रूरी सामान फराहम किए जाने का हुक्म सादिर किया। तो कौन कौन से सवाल चाहिए थे उन्हें, पेपर चाहिए था, दवा चाहिए था, लिफाफा, कलम, ये सारी चीज़ें चाहिए थी। ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप इसे कर लीजिएगा। इसमें आपके पैसेजेस भी आएंगे, है ना। अगर गुलिस्तान अदब की बात करें तो उसमें आपके पैसेजेस नहीं आते हैं, खैर अब आने भी लगे हैं मेरे ख्याल में, ठीक है। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बल्कि इनफैक्ट आप लोग से रिक्वेस्ट है ये कि प्लीज़ पेपर के बाद आप लोग मुझे जो पेपर है ना उसे मेल कर देंगे या फिर आप इंस्टा पे भेज देंगे, ठीक है। और बेहतर तो ये है कि आप लोग अच्छे से बिल्कुल क्लियर पीडीएफ बना के मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं उसे सॉल्व करवा सकूं, क्योंकि मुझे पेपर मिलना थोड़ी दुश्वारी होती है पेपर मिलने में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है ये कि प्लीज़ आप पेपर भेज दीजिएगा। इससे दो फ़ायदे हो जाएंगे, एक ये कि आपको पता चल जाएगा कि आपने पेपर कैसा किया है, और दूसरे ये कि आने वाले जो आपके जूनियर्स हैं उनको भी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक पेपर मिल जाएगा पीवाईक्यू के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग भेज दीजिएगा। अच्छा, और रही बात मेल आईडी, तो मेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दूंगी, तो मेहरबानी करके आप लोग मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर से आपके मुहावरे और कहावतें आ गई, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ लिखा हुआ है ना, जुए शीर लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत मुश्किल काम को अंजाम देना, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके बाकी भी दिए गए इन्हें भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन जुए शीर लाना काफ़ी बार पूछा गया इसलिए मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया है। अगला सवाल देखिए आपका इब्न इंशा है साहब जिनका है ज़रा फ़ोन कर लूँ, ठीक है। तो इब्न इंशा के बारे में सेम वैसे ही आपको करना है जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट लिखा है, ये चीज़ें थोड़ी सी आप याद कर लीजिएगा, 4-5 चीज़ें जो भी आपको याद हो जाए। अब ज़रा फ़ोन कर लो में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मुसन्निफ़ की बीमारी की ख़बर सुनकर पहले कौन आया था, तो सबसे पहले जो आपके शेख नबी बख्श ताजिर साहब थे वो आए थे, ठीक है। यहाँ लिखा है अदब को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा जाएगा, ये जुमला किसने कहा था, ठीक है। और किस लिए कहा था, इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इब्न इंशा साहब जो हैं वो कहीं मरा ना जाएं, है ना। तो इसीलिए कह रहे थे कि अगर मर गए तो फिर क्या होगा, बड़ा मुसीबत हो जाएगी, है ना। तो देखिए अगला सवाल यहाँ आपको लिखा हुआ है, प्रोफेसर बख्श का मुसन्निफ़ ने किस तरह तारुफ़ करवाया था। असल में बेटा कॉल आ गई थी, इस वजह से ये वीडियो कट करनी पड़ी मुझे, ठीक है। चलिए तो अब हम दोबारा से शुरू करते हैं यहीं से। तो देखिए यहाँ लिखते हैं कि प्रोफेसर बख्श का मुसन्निफ़ ने किस तरह तारुफ़ करवाया। तो इस तरह से तारुफ़ करवाते हुए कहा कि सैयद मंजिल के सामने जो फुटपाथ है, ठीक है, फुटपाथ पर बैठ कर किस्मत का हाल बताते हैं, ठीक है। तो ये वही साहब हैं जो मुकदमा, बीमार, रोज़गार, हर मसले पर मशवरा देते हैं, ठीक है। इलाज बीमारियों का इलाज कर देते हैं, ठीक है। यही हमारे कौन है, दोस्त हैं, ठीक है। मुसन्निफ़ के भाई ने मिजाज पुरसी करने वालों के लिए फ़ोन की पाबंदी का नोटिस क्यों लगा दिया था। तो देखिए जो भी आ रहा था आ तो मिजाज पुरसी के लिए रहा था, यानी खैरियत पूछने आ रहा था, लेकिन क्या कर रहा था, चलते टाइम एक फ़ोन ज़रूर कर रहा था, ठीक है। तो वो लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अगला सवाल देखिए लिखा है, मुसन्निफ़ के दोस्त ने मीर साहब से क्यों माजरत की।
तो देखिए लिखते हैं, मीर साहब के घबरा देने वाली जो हौलनाक बातें सुनकर, ठीक है, तो वो क्या हो जाते थे, सुन हो जाते थे। कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, बात को ना बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा देते हैं। ज़रा सा नज़ला ज़ुकाम है ना, उसे कह देंगे कि भैया तुम्हें टीबी की बीमारी हो गई है क्योंकि तुम्हें खांसी वांसी आ रही है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भैया एक काम करें, आप ज़रा यहाँ से लंबे हो लें, है ना, आप ज़रा तशरीफ़ ले जाएँ यहाँ से, क्योंकि इतनी भयानक बातें सुनना हमारे अंदर की बर्दाश्त नहीं है इतना। ठीक है, आगे देखिए लिखते हैं, मुसन्निफ़ के यहाँ किस किस तरह के टेलीफ़ोन आते थे। तो किस किस तरह के आते थे, रॉन्ग नंबर वाले भी आते थे। अब एक बार इंसान फ़ोन करके चला गया तो उसके भी कॉल आया करते थे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फिर से आपको कुछ जुमले दिए गए हैं जिनको इस्तेमाल करना है। तो ये जुमले वगैरह नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, जो मुहावरे होते हैं वो ज़रूर आते हैं। ठीक, अगला आपका सबक है मकतूब निगारी से रिलेटेड, जिसमें मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब हैं हमारे, ठीक है, उनके खतूत शामिल हैं, आपके 2 खतूत हैं आई थिंक। ठीक है, तो मकतूब निगारी के बारे में पूछा जाए तो ख़त लिखने को ही मकतूब निगारी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले किसी को हम मुखातिब करते हैं, है ना, और उसके बाद फिर सारी बात को तहरीर करते हैं और फिर उसको लास्ट में प्यार मोहब्बत देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले वैसे तो बहुत सारे लोग ख़त लिख ही रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें उर्दू नस्र में जो एक रवायत कायम की है ख़त लिख कर, वो गालिब ने की है। और उसके बाद फिर आपके शिबली, मेहंदी अफ़ादी, है ना, ये फिर बहुत सारे लोग हैं जो आते गए। इसके बाद मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की बात कर लें तो वो ये बहुत बड़े साहिब दीवान शायर थे। इनको उर्दू फ़ारसी दोनों में कमान हासिल थी। ठीक है, और इन्होंने शायरी के अलावा भी बहुत सारी नस्र की किताबें लिखी हैं जो ज़्यादातर इनकी फ़ारसी में हैं। ठीक, मेन जो है इन्होंने काम जो किया है, वैसे तो ये कहते हैं कि मेरा अगर काम देखना है तो आप जाके मेरी फ़ारसी की किताबें देखें, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि उर्दू में भी इनका काम बहुत अच्छा है। ठीक है, मान सकते हैं क्या, 100%। तो इन्होंने ना 1857 में जो दिल्ली में पहली जंग आज़ादी हुई थी, उसके माहौल को ख़त के ज़रिए अपने दोस्तों को इधर उधर बताया था। तो इसलिए इनके जो 2 खतूत के मजमूए हैं ना, एक का नाम है आपका ऊद हिंदी और एक का नाम है उर्दू मोहल्ला, दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है इसी लिहाज से, क्योंकि इसमें इनके सारे आपको ख़त देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, गालिब ने मीरन साहब से मेहंदी अफादी के ख़त का जवाब लिखने की इजाज़त क्यों चाहिए थी, क्योंकि उनकी आपस में कुछ लड़ाई चल रही थी, है ना। तो इस तरह से देखिए अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है, मीरन साहब ने गालिब को मजरू की सेहत के बारे में क्या बताया था कि उनकी तबीयत कैसी है ना। तो बताया था कि भाई पेचिश है, वैसे तो सब ठीक है अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ये बीमारी भी है ना, इस तरह से। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है, मीरन साहब ने गालिब को मजरू के नाम ख़त लिखने से क्यों बाज रखा था। तो क्यों रखा था, क्योंकि आपस में इन लोग की लड़ाइयाँ चलती रहती थी ना, तो इसलिए अपनी दुश्मनी सब पे थोपते थे। दुश्मनी क्या, बस ऐसी बातचीत बंद हो जाती थी। ठीक है, अब दूसरा 2 ख़त है, तो दूसरे ख़त के ये सवाल जवाब है। गालिब ने ख़त के आगाज़ में ये क्यों कहा है, रूठे ही रहोगे या कभी मानोगे भी। ठीक है, तो ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वो ख़त का जवाब नहीं दे रहे थे। तो देखिए पहले क्या होता था कि सिर्फ़ ख़तों की किताबत के ज़रिए ही सिर्फ बात की जा सकती थी। अब तो ये है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना, ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हो, और ये सब छोड़ दीजिए तो डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, लेकिन पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो ये सवाल हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा सारे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अब आगे आ जाइए। अब यहाँ पे आपके बड़े बोल का सर नीचा वो नहीं आ रहा है। इसके बाद मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग ने जो लिखा है फूलों वाला की सैर, वो आ रहा है। ठीक है, तो मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग के बारे में सेम वैसे ही आपको याद करना है जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आपको कब और कहाँ पैदा हुए, असली नाम क्या था, है ना, कब और कहाँ वफ़ात पाई और कौन कौन सी किताबें लिखी। बाकी पढ़ाई का शौक़ होना, इब्तिदा से ही पढ़ाई में इंटरेस्ट रखना और दिलचस्पी लेना, ये सब आम ही बात है सबके लिए। अब देखिए अगला सवाल लिखा है, आखिरी मुग़ल बादशाह के दौर की दिल्ली की क्या ख़ुसूसियात थी। आखिरी मुग़ल बादशाह के दौर की ख़ुसूसियात ये थी कि हर तरफ अच्छा हरा भरा माहौल था, है ना, बराबरी करा जाती थी और पूरा दिल्ली को, पूरे लाल किले को दुल्हन की तरह सजाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें थी। अगला सवाल देखिए, मुसन्निफ़ ने फूलों वालों की सैर का क्या मंज़र पेश किया है। तो फूलों वालों की सैर होती है, आपको भी पता है स्कूल में भी छुट्टी होती है कि आज फूलों वालों की सैर है, तो उसमें वो पूरा लेके निकलते हैं, है ना। बादशाह के ज़माने से ये चीज़ें होती चली आ रही है। महल से निकलता है काफ़िला, मस्जिद में नमाज़ भी पढ़ी जाती है, हुमायूं के मकबरे पे भी जाया जाता है ना, और दरगाह शरीफ पर भी जाया जाता है। सब जगह जाने के बाद फिर नदी के किनारे मेला लगता है, तो वो पूरा पूरी कहानी है, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे, है ना। महरौली शरीफ की दरगाह पे भी जाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें देखिए। यहाँ लिखा है महरौली की बाज़ार का क्या नक्शा है, कि महरौली की बाज़ार कैसी थी। तो वहाँ पूरा मेला लगा हुआ था, है ना, दुकानें सजाई गई थी,
अब देखिए यहाँ लिखा है, जुलूस ने बादशाह से क्या इनाम पाया था, तो सबको बादशाह सलामत ने 2 शालें दी थी, है ना। तो इस तरह से ये आप सारे सवाल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए लिखा है, महरौली में शाही दरवाज़ा पहुंचकर बाब ज़फ़र का क्या मंजर पेश किया गया था। तो सब लोग वहाँ पे जब शाही दरवाजे पास पहुंच गए थे तो पूरा मेला वगैरह लगाया गया था, सलामी दी गई थी, है ना। तो वो सारी चीज़ें थी, आप ये सब कर लेंगे, कोई बहुत कहानियाँ नहीं है, मुश्किल क्वेश्चंस आते नहीं हैं। आप ये देखिए, ये आपके मुहावरे हैं, ठीक है। इन सारे मुहावरों को एज इट इज़ लर्न कर लीजिए। इन्हीं में से ही आपसे मुहावरे पूछे जाएंगे, एटलीस्ट 5 मुहावरे आपसे पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ हैं, कुछ अभी ऊपर निकल चुके हैं, तो ये सारे मुहावरे आपको कर लेने हैं। अब हम चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है आगरा बाज़ार, ठीक। और इसके बाद एक गधे की सरगुज़िश्त है, वो चैप्टर आपका आ नहीं रहा। अब हिस्सा नज़्म और धनक, ये दोनों चीज़ें हम एक ही उसमें कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और ग्रामर का कुछ ऐसा है नहीं, अगर आपको लगता है कि कुछ डिस्कशन करना है आपको ग्रामर के लिए, तो आप लोग मुझे वही लाइव क्लास पे हम मिलेंगे इंशाल्लाह डाउट वाली में, उसमें ही सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो बचेगा इसके अलावा, ठीक है। हिस्सा नज़्म और धनक की किताब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अब देखिए लास्ट जो आपका टॉपिक है, ये ड्रामा है। ड्रामा किसे कहा जाता है, देखिए पहले ना दास्तान लिखी जाती थी, सुनाई जाती थी, ठीक है। दास्तान के बाद जब टाइम की कमी आने लगी तो लोगों ने नॉवेल्स लिखना और सुनाना शुरू कर दिए, ठीक है। फिर जब और टाइम की कमी आ गई तो लोगों ने अफसाने लिखने शुरू कर दिए, वो सबसे छोटे होते हैं, इसमें साइज़ क्या होता गया, रिड्यूस होता गया, छोटा होता गया। लेकिन ड्रामा भी उसी सिन्फ की एक चीज़ है। इसमें क्या होता है, इसे लिखा तो जाता है लेकिन साथ ही साथ स्टेज पे प्ले भी किया जाता है, ठीक है। स्टेज पे करके दिखाते हैं, ठीक। तो इसलिए ड्रामा जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपको जब लिखने को आएगा तो आप बताएंगे कि यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने होते हैं करना, है ना। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली किसने कहा है, तो ये अरस्तू भाई साहब ने कहा है, ठीक। तो ये डिटेल में पढ़ के जाइएगा बेटा, क्योंकि आपसे ना इंटरनल क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जा रहे हैं इस बार। हर बार ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार इंटरनल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भाई उर्दू का पहला जो ड्रामा है राधा कन्हैया, ये किसके ज़माने में खेला जाता था, वाजिद अली शाह के ज़माने में। फिर अमानत ने इंदर सभा लिखा, इसके बाद फिर ये एक सिलसिला ही शुरू हो गया, ठीक है। हबीब तनवीर साहब के बारे में आप डायरेक्ट वैसे ही कर लेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया है। इसके बाद आगरा बाज़ार की अगर हम बात करें ड्रामा, तो ये बहुत अच्छा ड्रामा है आगरा बाज़ार, जिसमें इन्होंने ना नज़ीर अकबराबादी जो आपके एक शायर हैं जिनकी आपने नज़्म पढ़ी होगी, मुफलिसी, है ना। और वो वाले ना, ज़िंदगी से डरते हो ज़िंदगी तो तुम भी हो, वो वाली नज़में, बहुत सारी उनकी नज़में हैं जो आपने हो सकता है पढ़ी हो। उन्हीं की ज़िंदगी के ऊपर ये लिखा है और इसी में पूरे में आपके उन्हीं की नज़मों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो पहला सवाल लिखा है, ड्रामे के पहले एक्ट में बाज़ार की बेरौनकी का मंजर क्या स्टेज पे किया गया था। तो आपको पता है कि बेरौनकी थी, बाज़ार तो लगी हुई थी लेकिन उसमें चहल पहल नहीं थी, है ना। कोई भी मतलब ख़रीदार नहीं था। अगली बार क्या हुआ, फिर देखिए लिखते हैं, आगरा बाज़ार से लोग बेनियाजी से क्यों गुजर जाते थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ ख़रीदने लायक चीज़ें नहीं थी, कारोबार सारा ठप पड़ा था, है ना। माल भी सारा पुराना था, तो इसलिए सब बेनियाजी से गुजर रहे थे। बाद में फिर क्या हुई थी, लड़ाई शुरू हो गई थी। आप देख लीजिएगा, देखिए कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैम शायद हमारे चैप्टर नहीं हुए। तो जहाँ तक मुझे ख्याल है, जो आपकी मेन बुक है ना, नई आवाज़ या गुलिस्तान अदब, जो भी आपकी दोनों में उर्दू कोर हो या उर्दू इलेक्टिव, ठीक है। आपको पता है 2 तरह की आपकी उर्दू की बुक चलती है, एक उर्दू कोर चलती है जिसको हम पढ़ रहे हैं नई आवाज़ वाली, ठीक है। इसमें 2 किताबें हैं, एक आपकी नई आवाज़ है, एक धनक है। इलेक्टिव में भी आपकी 2 किताबें, एक का नाम गुलिस्तान अदब है और एक का नाम ख़याबान उर्दू है। तो जो मेन किताबें हैं दोनों की, वो मैंने ऑलमोस्ट पढ़ा दी हैं, ठीक है। तो आप उसको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा जूझा करिए, आप लोग भी प्ले लिस्ट वगैरह में सर्च किया करिए, मिल जाएगा सब कुछ आपको, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, बंदर लिए मदारी ने अपने तमाशे से क्या रंग जमाया था। तो जब वो मदारी आया था तो थोड़ी सी चहल पहल शुरू हो गई थी, ठीक है। बाजार में झगड़े का क्या नक्शा पेश किया गया था। तो आपको पता है वो इधर से उछला, वो दूसरी तरफ पकड़ा, है ना। इसकी ककड़ियाँ गिर गई, उनके सारे फल गिर गए, उनके फूल गिर गए, उनके खरबूजे नाश पिट गए। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, आप इसे देख लीजिएगा। अगला देखिए लिखा है, हमजोलियों ने मीर साहब के बारे में क्या बताया। तो मीर साहब के बारे में क्या बताया है, ये मीर साहब है आपके मीर तकी मीर, ठीक है।
फरोश कहते हैं बेटा किताब बेचने वाले को, ने सल्तनत मुगलिया के बारे में क्या ख्याल पेश किया था। क्योंकि बात हो रही है आगरा की। अब आपको पता है नज़ीर पैदा दिल्ली में हुए थे लेकिन रहने के लिए आगरा चले गए थे। ऐसे ही मीर पैदा आगरा में हुए थे, गालिब पैदा आगरा में हुए थे लेकिन रहने के लिए दोनों दिल्ली आ गए थे। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें हैं, ये थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा। इतने मुश्किल क्वेश्चन वैसे आपसे आते नहीं हैं। ठीक, ये कुछ मुरक्कब अल्फाज है जो आपसे कहे गए हैं करने के लिए, तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ से ये आपका हिस्सा नज़्म शुरू होता है। अभी बहुत सारा है और हमारी वीडियो आधे घंटे के तकरीबन हो चुकी है, तो इसलिए अब यहाँ हिस्सा है नज़्म से इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है, 2 नज़में आपको पढ़नी है, एक परछाइयाँ हैं, एक अपने घर का हाल है। ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह अब सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट में करेंगे और इसी के साथ धनक भी उसी में ही कर लेंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।